हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सीजीए में अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीजीए में अकाउंटेंट की क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कितना वर्कलोड होता है, क्या इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, क्या यहाँ पे काम आपको करना होता है, क्या इसके प्रमोशंस हैं, क्या इसके ट्रांसफ़र्स हैं, किस तरीके से ट्रांसफ़र्स होते हैं, क्या ट्रांसफ़र्स होते भी हैं या नहीं होते हैं। सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको जेन्युइन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। मैं खुद एक सीजीए में अकाउंटेंट की पोस्ट पर अभी पोस्टेड हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे आपको शेयर करूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो जेन्युइन होंगी यहाँ पे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंट होता है सीजीए में उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। जैसे कि इसका यहाँ पे जो ग्रेड पे होता है, सभी को पता है कि 2800 ग्रेड पे होती है और लेवल 5 की यहाँ पे ये जॉब होती है। इसकी अगर हम बेसिक पे की बात करें, बेसिक सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में वो 29,200 होता है। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे अगर एक्स सिटी में पोस्टेड हैं तो आपको एचआरए 27% मिलता है और डीए यहाँ पे 42% मिलता है। तो इसके हिसाब से अगर आप इन हैंड सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो 52 के आसपास आराम से आपको यहाँ पे इन हैंड सैलरी एक्स सिटी में देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें अदर सिटीज़ की जैसे वाई सिटी और जेड सिटी, तो सभी को पता है कि वाई सिटी में एचआरए है वो 20% ना होके 18% हो जाता है और इसी तरीके से जेड सिटी में वो 9% हो जाता है। तो इसके हिसाब से आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, सीजीए के अकाउंटेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सीजीए में अकाउंटेंट होता है उसकी क्या वर्क प्रोफाइल होती है, यानी कि किस टाइप का काम उसको यहाँ पे करने को मिल सकता है। तो जैसे ही सीजीए में आप एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद आपको एक ऑफ़िस अलॉट की जाती है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारी ऑफिस होते हैं और उन ऑफिस में अलग अलग टाइप का काम होता है। जैसे अगर आपको एडमिन मिलेगा तो वहाँ पे आपको एडमिन से रिलेटेड एक्टिविटीज़, एडमिन से रिलेटेड काम करना होगा। जैसे सैलरी बनाना, बिल्स वगैरह, मेडिकल बिल्स वगैरह हैं, इनको यहाँ पे तैयार करना। और अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट मिलता है तो आप यहाँ पे सर्विस बुक वगैरह को मेंटेन करना, सर्विस बुक वगैरह को अपडेट करना, और यहाँ पे काफ़ी सारे हो जाएंगे जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, इनको देखना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आपको एडमिन या एस्टेब्लिशमेंट मिलता है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऑफिस होते हैं जैसे अकाउंट सेक्शन होता है। अगर वहाँ पे आपको अकाउंट सेक्शन मिलता है तो उसमें बजट से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, सारा जो डेटा है वो आपको मेंटेन करना होता है। पीएफएमएस से रिलेटेड आपको काम देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे अगर आपको पीओज होते हैं, अगर आपको पीओज में काम करने को मिलता है तो वहाँ पे आपको बिल्स होते हैं, पेंशन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट का काम है वो कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ऑफिस यहाँ पे अलॉट की जाती है। मोस्टली अकाउंटिंग से रिलेटेड या एडमिन में मिला हुआ है तो यहाँ पे आपको बिल्स वगैरह पास करना, सर्विस बुक वगैरह मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया यहाँ पे अकाउंटेंट के वर्क के बारे में। देखो, बहुत ब्रॉड वर्क है, ऐसे पर्टिकुलरली हम नहीं बता सकते कि आपको ये काम करने को मिलेगा, बट मोस्टली काम है वो ऑनलाइन होता है। ऐसा ना सोचें कि जो एलडीसी का काम होता है वो आपको करने को मिलेगा। आपको मोस्टली ऑनलाइन और मोस्टली यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड जो काम है वो ही आपको यहाँ पे करने को मिलेगा।
अगर हम बात करते हैं इसके वर्कलोड के बारे में, तो जो अकाउंटेंट है इसका वर्कलोड है जो मैं कहूँगा कि एवरेज होता है, ना तो बहुत ज़्यादा कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। अगेन ये फिर से डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी ऑफिस अलॉट की जाती है, क्योंकि जो काम है वो अलग अलग ऑफिस के हिसाब से यहाँ पे वेरी कर सकता है और उसी हिसाब से जो वर्कलोड है वो यहाँ पे वेरी करेगा। कई ऑफिसेज ऐसी हैं जिनमें आपको बहुत कम काम करने को मिलता है, दिन में अगर आप 1 घंटे या 1.5 घंटे काम कर लोगे तो वो काफ़ी होता है, और कई ऑफिस ऐसी हैं जिसमें आपको 3-4 घंटे काम यहाँ पे आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि आप 8 या 8.5 घंटे की जॉब में 3 से 4 घंटे काम कर लेते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर मैं बात करूँ इसके वर्कलोड की, तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि इसका वर्कलोड एवरेज होता है या फिर एवरेज से कम होता है, बहुत ज़्यादा इसमें वर्कलोड नहीं होता, चाहे आपको कोई सी भी ऑफिस अलॉट कर दी जाए। अगर आप इस जॉब पे, इस पोस्ट पे रहते हुए अपनी कोई अदर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या फिर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको 2 से 3 घंटे या इवन इससे ज़्यादा टाइम आपको ऑफिस आवर्स में आसानी से मिल सकता है। वर्क इन्वायरमेंट है जो काफ़ी अच्छा होता है, मोस्टली मिनिस्ट्रीज़ वगैरह आपको मिलती हैं तो काफ़ी अच्छा वर्क इन्वायरमेंट होता है। तो ये था यहाँ पे वर्कलोड के बारे में। अब हम बात करें अगर CGA में अकाउंटेंट के प्रमोशन के बारे में, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पे हर कोई है जो ये देखना चाहेगा कि हमें अगर एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करता हूँ तो इसमें क्या ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ है, क्या प्रमोशंस हैं, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी बताया था लेवल 5 पे 2800 ग्रेड पे होता है। जैसे ही आप एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम देनी होती है जो सभी को देनी होती है और वो कंपलसरी होता है। बिल्कुल इजी एग्ज़ाम होती है, ओपन बुक एग्ज़ाम होती है। एक तरीके से आप उसको पास करोगे तभी आप कंफर्म माने जाओगे, आपकी जो जॉब है वो कंफर्म मानी जाएगी। अदरवाइज़ आपको वो एग्ज़ाम है वो पास नहीं कर पाओगे तो आपका इंक्रीमेंट वगैरह है वो नहीं लगेंगे। यानी आप एक अटैम्प्ट में नहीं करोगे तो दूसरे अटैम्प्ट में या फिर वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको करना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आप पास नहीं कर पाओगे, बहुत ईजी होता है, आप बिना पढ़े भी जाओगे तो आसानी से उसको पास कर सकते हो। तो ये तो था कि आपको ज्वाइनिंग के जस्ट विदिन 6 मंथ के आसपास आपको वो एग्ज़ाम है देनी होती है और वो आपको क्वालिफाई करना होता है। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के 3 साल बाद, यानी कि आप एज एन अकाउंटेंट 3 साल काम करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो WO की एग्ज़ाम, जो कि SAS की एग्ज़ाम होती है उसके लिए। तो आप उसको यहाँ पे दे सकते हो 3 साल के बाद, और 3 साल के बाद ही आप सीनियर अकाउंटेंट भी यहाँ पे बना दिए जाते हैं। जैसे ही आपकी सर्विस के 3 साल कंप्लीट होते हैं तो आप सीनियर अकाउंटेंट बना दिए जाते हैं। प्रोसेस होने में 3 से 3.5 या 4 साल का टाइम यहाँ पे लग सकता है, लेकिन उसका एरियर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आप एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं, कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके 3 साल बाद यानी आप एज एन अकाउंटेंट 3 साल वर्क करने के बाद आप सीनियर अकाउंटेंट बना दिए जाते हैं, और 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं WO की एग्ज़ाम, SAS की एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, यानी कि आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, यानी आप कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती हैं उनको आप नहीं देना चाहते हैं, आप रेगुलर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो कैसे प्रमोशन से कैसी ग्रोथ है, और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो कि WO की एग्ज़ाम ही होती है उसको अगर आप पास कर लेते हैं तो किस तरीके से आपकी ग्रोथ है, दोनों सिनेरियोज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप सीनियर अकाउंटेंट बन गए, या मैं कह सकता हूँ आपने एज एन अकाउंटेंट 3 साल कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहता हूँ और मैं जो रेगुलर प्रमोशंस हैं वो ही मैं लेना चाहता हूँ, तो मेरी कैसी ग्रोथ होगी, कैसे प्रमोशंस यहाँ पे होंगे। तो आप अकाउंटेंट के 3 साल बाद सीनियर अकाउंटेंट बना दिए जाओगे, जो कि 4200 ग्रेड पे होता है, और आप सीनियर अकाउंटेंट बनकर ही यहाँ पे रह जाओगे अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं देते हैं। यानी कि आप अगर जो WO की एग्ज़ाम है उसको पास नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे 4200 ग्रेड पे ही रह जाओगे।
आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, लेकिन जो पोस्ट है आपकी वो लाइफ टाइम आपको सीनियर अकाउंटेंट ही यहाँ पे रहेगी। कई लोग होते हैं जो जैसे अदर स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए उनको होम स्टेट में पोस्टिंग मिली हुई है तो वो डब्ल्यू नहीं बनना चाहते हैं, डब्ल्यू की एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि डब्ल्यू बनने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो डब्ल्यू की एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइफ टाइम यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट बनकर रह सकते हैं। और अगर आप सीनियर अकाउंटेंट बन के रहेंगे तो आपकी सैलरी वगैरह है वो तो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो ट्रांसफ़र है वो भी उसी स्टेट में रहेगा, आपको लाइफ टाइम कोई कहीं भी ट्रांसफ़र आपका नहीं करेगा, यानी कि अदर स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। नंबर 2 की बात करते हैं, यानी ऑप्शन 2 की बात करते हैं। अगर आप डब्ल्यू के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि 6 अटैम्प्ट आपको मिलते हैं और 5 पेपर होते हैं जो आप आसानी से 1 या 2 अटैम्प्ट में कर ही लेते हैं। अगर CGL के एग्ज़ाम पास करके आए तो मैं कहूँगा कि आप आसानी से 1 या 2 अटैम्प्ट में उसको क्लियर कर लेते हैं। अगर आप डब्ल्यू के एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट यानी कि डब्ल्यू असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बना दिया जाता है, जो कि यहाँ पे 4800 ग्रेड पे होता है और एक गैजेटेड पोस्ट होती है। तो आपको अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट के बाद डब्ल्यू बना दिया जाता है और डब्ल्यू बनने के 4 साल बाद आपको 5400 ग्रेड पे प्रमोट कर दिया जाता है। आपकी जो पोस्ट है वो डब्ल्यू ही रहेगी, लेकिन जो आपका ग्रेड पे है वो 4800 से 5400 यानी कि लेवल 9 पे हो जाता है डब्ल्यू के जस्ट 4 साल बाद। यानी आप डब्ल्यू एज ए डब्ल्यू 4 साल काम करने के बाद आपको 5400 ग्रेड पे यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाता है, जो कि लेवल 9 होता है। अब आप 5400 ग्रेड पे यानी आप डब्ल्यू के 4 साल बाद 4 साल आप काम करने के बाद आपको 5400 बना दिया जाता है। इसके आप 8 से 10 साल बाद आप 5400 ग्रेड पे लेवल 10 यानी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिए जाते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आप एज ए डब्ल्यू आपको 12 से 14 साल काम करने के बाद आपको 5400 ग्रेड पे लेवल 10 यानी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, जिसको सीनियर AO भी बोलते हैं, उसकी पोस्ट पे आपको प्रमोट कर दिया जाता है। और यूजुअली आप 8 से 10 साल इस पोस्ट पे काम करने के बाद इसी पोस्ट पे आप रिटायर हो जाते हैं, यानी कि लास्ट में आप 5400 ग्रेड पे लेवल 10 सीनियर AO की पोस्ट से रिटायर कर जाते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिनमें आपकी सर्विस लंबी है या आपने बहुत पहले ज्वाइन कर लिया है तो आप इससे ऊपर ACA तक जा सकते हो, जो कि यहाँ पे UPSC से आने लग जाते हैं। ACA की पोस्ट है, वहाँ से UPSC कैडर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो रिटायरमेंट के टाइम पे, अदरवाइज चांसेस इसके बहुत कम होते हैं। तो ये था, आप एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो आपके कैसे प्रमोशंस हैं और आप किस पोस्ट तक यहाँ पे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंटेंट के ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के बारे में। अगर आप CGA में एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बार जो स्टेट अलॉट कर दिया जाता है उस स्टेट में आपको यहाँ पे काम करना होता है जब तक आप डब्ल्यू नहीं बन जाते हैं। यानी आप डब्ल्यू बनते हैं तभी आपको अदर स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आप डब्ल्यू नहीं बनते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा किसी दूसरे स्टेट में। यानी आप जिस स्टेट में ज्वाइन करते हो उसी स्टेट में आप लाइफ टाइम रह सकते हो अगर आप डब्ल्यू नहीं बनना चाहते हो। तो अगर आप डब्ल्यू की एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, डब्ल्यू बन जाते हैं, तो यूजुअली आपको यहाँ पे अदर स्टेट में ट्रांसफ़र मिलता ही मिलता है। तो डब्ल्यू बनने के बाद आपको अदर स्टेट में ट्रांसफ़र मिलेगा। फिर उस स्टेट में आप 4-5 साल रहने के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं, प्रेफरेंस मांगी जाती है, जो कि आई थिंक 3 प्रेफरेंस मांगी जाती हैं। तो उनमें आप वापस से आ सकते हो, जिस स्टेट में आप पहले थे उस स्टेट में भी आ सकते हो, किसी और स्टेट में भी जा सकते हो, या फिर उसी स्टेट में जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया गया वहीं पे आप रहना चाहते हो तो वहाँ भी आप रह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र्स होते हैं। और ये तो था अदर स्टेट के बारे में। अगर मैं बात करूँ विद इन स्टेट, यानी आपको जहाँ पे पोस्टिंग मिलती है वहाँ पे भी काफ़ी सारी ऑफिसेज होती हैं, तो उनमें आपको यूजुअली 3 से 4 साल में आपको ट्रांसफ़र होते ही होते हैं। मैं कहूँगा कि डब्ल्यू बनने के 4 साल बाद तो आपको हर 4 साल बाद आपका ट्रांसफ़र होगा ही होगा, आपकी मिनिस्ट्री चेंज होगी ही होगी। ठीक है, तो इसी स्टेट में घुमाते रहेंगे। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें आपको ट्रांसफ़र यहाँ पे हर 4 साल बाद मिलता रहता है। लेकिन अदर स्टेट में ट्रांसफ़र आपको यूजुअली तभी मिलेगा जब आप डब्ल्यू बनते हैं तब। ठीक है, और एक बार डब्ल्यू बनने के बाद बाहर जाने के बाद आप वापस
आ सकते हो उसी स्टेट में। ऐसे समझ सकते हो कि आपकी जॉब के आपको ये समझ सकते हो कि लगभग 50-60% जो टाइम पीरियड है वो जिस स्टेट में ज्वाइनिंग मिली है उसी स्टेट में निकालना होगा, और 30 से 40% है वो आपको अदर स्टेट में निकालना होगा। जैसे डब्ल्यू बनते हो तो दूसरी स्टेट में जाते हो तो वापस आ सकते हो, आने के ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक बार तो आपको ट्रांसफ़र लेना ही होता है। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे डब्ल्यू के यानी अकाउंटेंट के ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के बारे में। आप अदर स्टेट में वापस ट्रांसफ़र लेके जा भी सकते हो। जैसे अकाउंटेंट की बात करूँ, अकाउंटेंट ज्वाइन किया और आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो किसी दूसरे स्टेट में, तो वो ना के बराबर होता है। कुछ ही केसेज में होता है, या तो आप म्यूचुअल करा सकते हो, या फिर आप मेडिकल ग्राउंड पे आपका सॉलिड रीज़न है और कोई आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है, तो ही आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करवा के एज ए अकाउंटेंट जा सकते हो। अदरवाइज़ ये ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम केसेज में होता है। तो ये थे यहाँ पे अकाउंटेंट के ट्रांसफ़र्स के बारे में। तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि अकाउंटेंट की क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्या उसको वर्क करना होता है, कितना वर्कलोड होता है, कैसे प्रमोशंस हैं और कैसे ट्रांसफ़र्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई होगी। आपके जो भी डाउट्स थे उनका जवाब यहाँ पे मैं आपको दे पाया हूँगा। अगर आपका कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन आपका रह गया है, तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और सबका विद इन टाइम रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।